जय हिंद बच्चों, आपका स्वागत है मिनी कोचिंग सेंटर में। जैसा कि बच्चों हम लोग विविधता की समझ में एक वीडियो जो है अपलोड अभी तक देखिए। जो लोग सिलेबस नहीं देखे हैं, क्या क्या हमको पढ़ना है, तो सिलेबस पूरा देख लें। साथ ही साथ विविधता की समझ का एक वीडियो हमने बनाकर अपलोड किया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ये दूसरा वीडियो है। दूसरे वीडियो में आप लोग जानेंगे लद्दाख के बारे में, ठीक है, और लद्दाख की पूरी कहानी जानेंगे और लद्दाख को पढ़ करके आपको मज़ा आने वाला है। और इस वीडियो में आप समझेंगे और अच्छी तरीके से जानेंगे कि लद्दाख में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। कभी कभी बच्चों एक चीज़ और जान लीजिए, कभी कभी आप लोग के लिए मैं वीडियो रात में बनाता हूँ तो चेहरे को लेकर प्रॉब्लम होती है। मेरा चेहरा कभी कभी आप नहीं पाएंगे, जिस तरह आज अपलोड कर दे रहा हूँ चेहरे से, तो चेहरे पर आप लोग मत जाइएगा। उसमें अंडरलाइन करके अपलोड करूँगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। क्षमा चाहता हूँ क्योंकि रात में दिक्कत होती है, देखो समझा करो, ठीक है। नहीं तो रात में लाइट वगैरह कट जाता है, डिस्टर्ब होता है पूरा, ठीक है। तो इसलिए समस्याएं हैं। बाकी आपके लिए हम तो तत्पर ही हैं, ठीक है। और मैं प्रयास करूँगा 100% आपको जो है NCERT से मजबूत कर दूँ। आज तक कोई नहीं दिया, लेकिन प्राइवेट विद्यालय में समझ लीजिए मैं तो परेशान हो गया हूँ, ठीक है। प्राइवेट वाले जो है क्या हम बताएं, देखिए ठीक है, आप लोग पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, चाहे जहाँ रहिए पढ़िए, ठीक है। कहीं भी पढ़िए, जो किताबें पढ़ रहे हैं वो भी पढ़िए, साथ ही साथ NCERT प्रेफरेंस में पढ़िए, नंबर 1 की किताब है। चलिए तो शुरू करते हैं। लद्दाख देखिए, ऊंचे पहाड़ों वाला रेगिस्तानी इलाका ये यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको देखिए यहाँ पे लद्दाख, लाइन टू लाइन देखते रहिएगा, मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा, ठीक है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा हुआ एक इलाका है, ठीक है। ध्यान देना, अब ये इलाका जो है रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तानी इलाका का मतलब होता है बच्चों रेतीला क्षेत्र, बर्फ से ढका हुआ, बर्फ के साथ साथ बालू भी मिलेगा वहाँ पे। रेगिस्तानी का मतलब होता है बालू वाला क्षेत्र, ठीक है। अभी ध्यान देना, देखिए ऊंचाई पे है ना लद्दाख। भारत का मैप देखे कि नहीं देखे हैं आप लोग? भारत के मैप में देखिएगा आपको लद्दाख मिलेगा, ठीक है। तो लद्दाख सबसे ऊपर में है, कश्मीर के पूर्व में है। यह पहाड़ियों में बसा हुआ एक रेगिस्तानी इलाका। यहाँ पर बहुत ही कम खेती होती है। रेगिस्तान में खेती करेगा, क्या खेती होगा? क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती, और जब बारिश नहीं होती तो खेती होगा, बहुत मुश्किल काम है। यह इलाका हर वर्ष काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है, ऊंचाई पे है ना। हाँ, और हिमालय वाला क्षेत्र भी आपको देखेंगे मिलेगा वहाँ पे, तो बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत कम पेड़ उग पाते हैं। बर्फीले क्षेत्र में ज़्यादातर पेड़ आप लोग देखते होंगे ना, जान लो कौन सा पेड़ मिलता है वहाँ पे शंकुआकारी पेड़ मिल जाते हैं बर्फीले क्षेत्र में। लेकिन मान के चलिए पेड़ बहुत कम पेड़ मिल रहे हैं, बहुत कम पेड़। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में बर्फ़ जो पिघलती है उसका एक प्रकार से पिघलने वाली जो बर्फ़ होती है उस पर निर्भर रहते हैं कि बर्फ़ पिघलेगा तब हम पानी वगैरह जो है उसी से काम चलाएंगे, ठीक है। यहाँ के लोग, कहाँ के लोग? लद्दाख के लोग एक खास तरह की
बकरी पालते हैं। बाबू जो बर्फीला क्षेत्र रहेगा तो ठंडी लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ, लगेगी। यहाँ के लोग एक खास तरह की बकरी पालते हैं जिससे पश्मीना ऊन निकलता है। क्या निकलता है? पश्मीना ऊन। कौन सा ऊन? पश्मीना ऊन। और पश्मीना ऊन जो होता है, यह ऊन कीमती है, इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी मिलती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेच देते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शालें बुनी जाती हैं। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज़, अब ये देखिए यहाँ पे लिखा गया चीज़ एक खास तरह का छेना होता है, छेना, ठीक है, पूछा जाता है ये। और मांस खाते हैं। हर एक परिवार कुछ गाय पालता है, कुछ बकरी और कुछ याक पाले जाते हैं। और देखिएगा, याक पाला जाता है, ये डोमेस्टिक एनिमल में आएगा बाबू, डोमेस्टिक एनिमल याक, ठीक है। तो चलिए इसके अलावा अब यहाँ इधर समझते हैं, ध्यान देना। रेगिस्तान होने का मतलब यह नहीं कि यहाँ आने व्यापारी जो होंगे, व्यापारी यहाँ आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। यहाँ जो व्यापारी थे वो आने के लिए आकर्षित हुए कि नहीं हुए ये बात है, लेकिन यहाँ पे व्यापारी आने के लिए आकर्षित हुए। देखिए, लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना गया क्योंकि यहाँ कई घाटियाँ हैं। अब घाटियाँ समझिए पहले क्या है। घाटियाँ बच्चों, ये देखिए, ये जो पहाड़ दिख रहा है ना, देखिए ये जो पहाड़ है, दो पहाड़ों के बीच में जो खाली स्थान है ना, ये वाला, इसी खाली स्थान को, ये जो खाली स्थान दिख रहा है ना, इसी खाली स्थान को हम लोग बोल देते हैं क्या? घाटी। घाटी की परिभाषा यही है, दो पहाड़ों के बीच में खाली स्थान को घाटी कहते हैं। ठीक, चलिए समझ गए होंगे। जिनसे गुजरकर मध्य एशिया के काफिले उस इलाके में पहुंचते थे जिसे आज हम लोग तिब्बत कहते हैं। तिब्बत देख रहे हैं ना, मैप में ज़रूर देखिएगा तिब्बत कहाँ पे है, जो कि चीन जो है, चीन उसके अंडर कंट्रोल में है, ठीक है। ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चा रेशम, दरिया आदि लेकर चलते हैं। रेशम की कहानी सुना दें क्या? सुना दें। अब वो एक था, शासक था कनिष्क। वो बोला, उसकी मैडम थी, उन्होंने कहा कि मुझे रेशम की साड़ी चाहिए। तो रेशम की साड़ी मैडम जी बोल रही हैं, और रेशम की साड़ी के लिए तो बताओ, पति देव नहीं लेके आएंगे, समस्या झगड़ा हो जाता, जान ही रहे हो। तो कनिष्क शासक आदमी, उसने कहा अपने सेनापति से, सबसे बोला कि भैया एक काम करो, पता लगाओ ये रेशम कहाँ मिलता है। तो पता लगाए कि वहीं लद्दाख वाले बेल्ट पे जो ऊपर है, वहीं पे जो है ये मिलता है। व्यापारी आते हैं बेचने के लिए, पूछो बनता कैसे है, पता लगाओ। अब उधर पूछ रहा है, अब बता ही नहीं रहे हैं। तो पाया क्या है, महाराज बता नहीं रहे कैसे बनता है। कि ठीक है, जितने व्यापारी आते हैं ना, सबको कूटते हुए लेके आना। कूटते हुए लेके आए, उसके बाद सब बोल दिया, सब बताइए कैसे से बनता है। भारत में नंबर 1 का रेशम होने लगा। पहले रेशम नहीं होता था भारत में। चलिए, तो कनिष्क को याद रखिएगा, भारत में अगर रेशम का उत्पादन अगर देखा जाए, रेशम को लाने का कार्य अगर कोई किया तो कनिष्क का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। लद्दाख के रास्ते बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा, अर्थात लद्दाख, ध्यान देना, जो लद्दाख है वहाँ पे बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग ज़्यादा थे। गौतम बुद्ध को, अर्थात बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। ठीक है, अब ये जो लद्दाख है, लद्दाख में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग ज़्यादा थे, और वहाँ पे उसी के रास्ते जो है तिब्बत आना जाना रहता था, एक दूसरे, एक इधर से आना जाना, जैसे मतलब लद्दाख के लोग तिब्बत जाते थे, तिब्बत के लोग लद्दाख आते थे, तो दोनों की एक प्रकार से पृष्ठभूमियाँ इधर उधर आदान प्रदान होती थी। तो लद्दाख के रास्ते तिब्बत पहुँचा। ठीक है, लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि छोटा तिब्बत के नाम से किसे जाना जाता है, तो लद्दाख को। करीब 400 साल पहले यहाँ लोगों का इतिहास
इस्लाम धर्म से परिचय हुआ, माफ़ करिएगा, यहाँ पे इस्लाम धर्म से परिचय हुआ है अभी 400 साल पहले। अब यहाँ अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। पहले मान्यता क्या थी? बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन अभी भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर आप वहाँ देखेंगे अच्छी खासी संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गाना और कविताओं का बहुत ही समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा। क्या है? केसर सागा लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। उसके स्थानीय रूप को मुसलमान और बौद्ध दोनों ही गाते हैं और उस पर नाटक खेलते हैं। ये देखिए आपके साथ, अगर ये देखिए पश्मीना शाल जो है, पश्मीना शाल बुनती हुई औरतें यहाँ पे ये बुन रही हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा। और अगली क्लास जो होगी वह केरल के बारे में होगी, और केरल के बाद हम लोग जानेंगे एक और लास्ट क्लास शायद हो जाए, या तो केरल में ही हम ख़त्म कर देंगे इसको। ठीक है, ये क्या नाम इसका, विविधता में एकता में लास्ट में थोड़ा सा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। इंतज़ार करिए, फल मीठा होगा। ठीक है।